बीरबल ने कैसे बचाई इस्त। दरबार में सन्नाटा छा गया था। विदेशी दूत की अपमानजनक चुनौती हवा में एक विषैले तीर की तरह अटकी हुई थी, जिसने पूरी सल्तनत के गौरव को चुनौती दी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा क्रोध और निराशा से तमतमा रहा था। उनकी महान सल्तनत की इस्त अब लगभग मिट्टी में मिलने वाली थी, और कोई भी दरबारी इस संकट से निपटने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी उस तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए बीरबल ने अपनी जगह से धीरे से कदम बढ़ाया। उनकी वेशभूषा साधारण थी, पर उनकी आंखों में एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो किसी भी तलवार की धार को मात दे सकती थी। उन्होंने झुककर अकबर को अभिवादन किया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जहांपनाह, ये बीरबल जब तक आपके दरबार में है तब तक आपकी इज्जत पर आंच नहीं आ सकती। बीरबल ने सीधे उस विदेशी दूत की ओर रुख किया, जिसने अहंकार से अपनी छाती फुला रखी थी। महाशय, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, लेकिन इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आप जहां से आए हैं, वहां सूरज पूर्व से निकलता है या पश्चिम से? बीरबल के इस अटपटे सवाल से सभी हैरान रह गए। विदेशी दूत के चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य और फिर घमंड का भाव आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह कैसा बचकाना प्रश्न है? क्या दिल्ली के विद्वान ऐसी साधारण बातें भी नहीं जानते? संसार में कहीं भी चले जाओ, सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है। दूत के इस जवाब पर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी सोच रहे थे कि बीरबल ने इतना सरल प्रश्न पूछकर अपनी और दरबार की बुद्धिमत्ता पर संदेह क्यों पैदा किया। बीरबल ने अपनी जगह से हिले बिना शांति से दूत को देखा। बस मुझे यही सुनना था, बीरबल बोले। आप स्वयं ये मान रहे हैं कि दुनिया में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो स्थान और काल से अप्रभावित होते हैं। जैसे सूरज का पूरब से निकलना अटल सत्य है, वैसे ही ये भी अटल सत्य है कि सम्राट अकबर का न्याय और इस दरबार की बुद्धि दुनिया के किसी भी कोने में कम नहीं आंकी जा सकती। हमारी इज्जत इसी सार्वभौमिक सत्य पर टिकी है। बीरबल ने अब मुख्य चुनौती का द्वार खोल दिया था। अब आप अपनी असल पहेली या चुनौती पेश करें। हम तैयार हैं। दूत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने अपने सिर को सम्मानपूर्वक झुकाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चुनौती दे रही थी। आपके वाक चातुर्य का मैं लोहा मानता हूं, बीरबल जी, लेकिन ये दुनिया शब्दों से नहीं, प्रमाणों से चलती है। दूत ने अपनी मखमली जेब से एक साधारण सी गोल सुपारी निकाली और उसे दरबार के केंद्र में रख दिया। ये रही हमारी असली पहेली। हमारे शहंशाह जानना चाहते हैं, आप अपनी इस बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सुपारी यहां से हमारी राजधानी सुदूरपुर तक की सटीक दूरी को प्रदर्शित करती है? न आपको दरबार छोड़ना है, नहीं आपको कोई मानचित्र देखना है। यदि आप ये दूरी केवल अपनी बुद्धि से नहीं माप पाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आपकी इज्जत की सार्वभौमिकता केवल एक भ्रम थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट अकबर भी गंभीर हो गए। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसमें हार का मतलब था इज्जत का हमेशा के लिए जमीन में मिल जाना। बीरबल ने पत्थर को देखा और फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराए। स्वीकार है, उन्होंने कहा, यह दूरी मापी जाएगी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और चुनौती देने वाले दरबारी पारी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक शांत, तीखी मुस्कान थी। माननीय दरबारी, बीरबल ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, आपने दूरी मापने की बात कही है। दूरी तब मापी जाती है जब दो स्थानों में भेद हो। जहांपनाह, उन्होंने सम्राट अकबर की ओर झुककर कहा, क्या इस शाही दरबार और हमारी राजधानी सुदूरपुर में कोई वास्तविक भेद है? बीरबल ने आगे कहा, जहां आपका न्याय है, जहां आपकी शक्ति का आसन है, वो स्थान ही इस पूरे साम्राज्य का मूल केंद्र है। सुदूरपुर हमारी आत्मा है और ये दरबार उसका हृदय। जिस क्षण हम इसे अलग मान लेंगे, उसी क्षण ये राज्य खंडित हो जाएगा।
उन्होंने पत्थर की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, ये पत्थर जिसे आपने चुनौती का आधार बनाया है, ये सिद्ध करता है कि राजधानी सुदूरपुर इस दरबार से 1 इंच भी दूर नहीं है। हुजूर, इसका सटीक माप है, केवल एक विचार की दूरी। इसलिए ये दूरी शून्य है। पूरा दरबार अवाक रह गया। पारी का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह अकबर की आंखें संतोष और गर्व से दमक उठीं। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाते हुए अपने सिंहासन की पीठ पर हाथ मारा। वाह बीरबल, वाह! उन्होंने घोषणा की, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि दूरियां केवल पैरों से नहीं बल्कि बुद्धि से मापी जाती है। जो हृदय से जुड़ा हो वो कभी दूर नहीं होता। अकबर ने अब पारी की ओर देखा, जिसकी सारी हैकड़ी और चुनौती एक ही पल में हवा हो चुकी थी। पारी, उन्होंने शांत और आधिकारिक स्वर में कहा, तुमने हमें शारीरिक दूरी के जाल में उलझाना चाहा, पर बीरबल ने उस विचार को ही शून्य कर दिया। हमारी शर्त पूरी हुई। राजधानी सुदूरपुर वही है जहां हमने उसे रखा है, हमारे मन में और हमारे दरबार के केंद्र में। दरबारियों ने तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल की विजय का स्वागत किया। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। इस अप्रत्याशित हार से पारी का अहंकार चूर हो गया। बीरबल ने न सिर्फ राजधानी सुदूरपुर की इज्जत बचाई, बल्कि बादशाह के सामने अपनी बुद्धि और वफादारी की धाक भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व और असीम राहत से दमक उठा। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उतरकर बीरबल को स्नेह से गले लगाया और बोले, ओ मेरे बुद्धिमान रत्न, तुमने आज न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई है, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की शक्ति किसी भी छल या अहंकार से कहीं अधिक विशाल होती है। पारी, जिसने ये बचकानी शर्त रखी थी, लज्जा और अपमान से पसीना पसीना हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। अकबर ने उसे तुरंत दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में वह अपनी बुद्धि को ऐसी ओछी चालों में बर्बाद न करे। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची राजधानी ईंट और पत्थरों में नहीं, बल्कि बीरबल जैसे विद्वानों की वफादारी और त्वरित बुद्धि में वास करती है। उस दिन के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा समूचे साम्राज्य में एक अटल सत्य बन गई, जिसने सभी विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। अकबर की प्रतिष्ठा, जो क्षण भर के लिए उस मूर्खतापूर्ण चुनौती के कारण खतरे में पड़ गई थी, अब बीरबल की त्वरित चतुराई और वफादारी से दुगुनी चमकने लगी। बीरबल ने इस विजय का कोई अहंकार नहीं दिखाया। वो हमेशा की तरह शांत और विनम्र रहे, मानो उन्होंने कोई असाधारण कार्य किया ही न हो। दरअसल बीरबल ने केवल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बादशाह की दूरदर्शिता और मुगल दरबार के गौरव की रक्षा की थी। इस घटना से पड़ोसी राज्यों में भी ये संदेश गया कि दिल्ली का दरबार केवल धन दौलत से समृद्ध नहीं है, बल्कि वो सर्वोच्च बुद्धि और न्याय का केंद्र भी है। उस दिन बीरबल ने जो इज्जत बचाई, वो शाही खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान थी। ये थी बादशाहत की विश्वसनीयता। उस ईर्ष्यालु दरबारी का नाम भले ही इतिहास के पन्नों से मिट गया, पर बीरबल का न्यायप्रिय विवेक और उनकी हाजिर जवाबी सदियों तक अकबर बीरबल की कहानियों का आधार बन गया। बीरबल की इस अतुलनीय सूझबूझ ने अकबर के प्रति उनकी निष्ठा को और गहरा किया। बादशाह जानते थे कि बीरबल की उपस्थिति मात्र ही उनके राज सिंहासन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हालांकि दरबार में ईर्ष्यालुओं की संख्या कम नहीं हुई। उन्हें यह बात लगातार कचोटती रहती थी कि कैसे एक मामूली दरबारी अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर शाही गौरव का एकमात्र रक्षक बन बैठा है। उन्होंने अगली बार बीरबल को घेरने के लिए एक और सूक्ष्म जाल बिछाया। ये जाल धन या राजनीतिक दांवपेंच का नहीं था, बल्कि ये सीधे बीरबल के नैतिक विवेक को चुनौती देने वाला था। एक सुबह कुछ दरबारी एक ऐसा पेचीदा मुकदमा लेकर बादशाह के सामने पेश हुए, जिसका समाधान केवल तर्कों और सिद्धांतों पर आधारित था, तथ्यों पर नहीं।
अकबर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। सभी दरबारी ये देखने को उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस अमूर्त दार्शनिक चुनौती में भी अपनी इज्जत बचा पाएंगे। उन्हें पता था कि यदि बीरबल असफल हुए तो पूरी सल्तनत में ये संदेश जाएगा कि न्याय की कसौटी पर बीरबल का विवेक भी कभी कभी लड़खड़ा जाता है। बादशाह के संकेत पर मुख्य दरबारी, जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था, आगे बढ़ा और चुनौती पेश की। हुजूर, उसने शांत लेकिन विजयी स्वर में कहा, प्रश्न अमूर्त है। यदि कोई व्यक्ति किसी विचार की कल्पना करता है और उस विचार को बिना बताए कोई दूसरा व्यक्ति उसी विचार को वास्तविकता में बदल देता है, तो उस परिणाम के यश का वास्तविक स्वामी कौन होगा? पूरा दरबार थम गया। ये न्याय का नहीं, बल्कि नैतिकता और प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इस जटिल प्रश्न को पूरी एकाग्रता से सुना। उनके चेहरे पर न तो चिंता थी और न ही घबराहट, बल्कि एक शांत मुस्कान थी जो ये दर्शाती थी कि उन्हें पहेली सुलझाने में आनंद आ रहा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, किसी भी परिणाम का स्वामित्व सिद्ध करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कल्पना और वास्तविकता में अधिक मूल्यवान क्या है। मैं इस विषय पर कल सुबह तक विचार करूंगा, पर मेरा समाधान तथ्यों पर नहीं, बल्कि एक छोटी सी कहानी पर आधारित होगा। दरबारियों की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। दरबारी ही नहीं, बल्कि नगर के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बीरबल का असाधारण समाधान सुनने के लिए उपस्थित थे। हवा में एक अजीब सी उत्तेजना व्याप्त थी। सम्राट अकबर, जो इस बौद्धिक पहेली के कारण कल रात ठीक से सो भी नहीं पाए थे, सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी आंखें बेसब्री से बीरबल को खोज रही थी। जैसे ही बीरबल ने सभा में प्रवेश किया, हवा में व्याप्त फुसफुसाहट तुरंत शांत हो गई। उन्होंने सम्राट को श्रद्धापूर्वक नमन किया। बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से कहा, अब और विलंब मत करो। वो कहानी सुनाओ जो हमारे प्रश्न का उत्तर देगी। बीरबल ने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, ये कहानी एक गरीब किसान और एक घमंडी चित्रकार की है। किसान के पास अथाह परिश्रम से उगाए गए फल और सब्जियां थी, जबकि चित्रकार सिर्फ कल्पनाओं के रंग बेचता था। एक दिन किसान की पूरी फसल बाढ़ में नष्ट हो गई और वो अत्यंत दुखी हुआ। बीरबल ने क्षण भर रुककर दरबारियों की ओर देखा। जब किसान ने चित्रकार से थोड़ी आर्थिक मदद मांगी, तो चित्रकार ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। किसान ने गहरी सांस ली और एक संकल्प लिया। अगले ही दिन वो उस चित्रकार की दुकान के सामने जा पहुंचा, जहां शहर के अमीर लोग उसकी नई कलाकृतियां देखने आते थे। किसान ने अपने झोले से कुछ सूखे बीज निकाले और उन्हें जमीन पर रखकर घोषणा की, आज मैं इन बीजों को, जो भविष्य की सब्जियों की कल्पना है, इस घमंडी चित्रकार की सबसे महंगी पेंटिंग की कीमत पर बेचूंगा। यह सुनकर बाजार में भीड़ जमा हो गई। चित्रकार क्रोध से आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, ऐ मूर्ख किसान, तेरी मिट्टी की चीजें और मेरी अमूल्य कला बराबर कैसे हो सकती है? तुम मेरी इस दाव पर लगा रहे हो। किसान ने शांत होकर जवाब दिया, जहांपनाह, यही कहानी का मोड़ आता है। किसान ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग सिर्फ दीवारों को सजाती है, लेकिन मेरे बीज पेट भरते हैं। जब तुम्हारी इज्जत खतरे में थी, तब भी तुमने मेरी मदद नहीं की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल इज्जत दीवारों पर नहीं, बल्कि धरती पर होती है। किसान की इस बात ने चित्रकार को निरुत्तर कर दिया। दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने चिंतित दृष्टि से चित्रकार और किसान की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नैतिक पहेली को कैसे सुलझाया जाए। यदि वो किसान को गलत ठहराते तो लाखों अन्नदाताओं का अपमान होता। यदि वो चित्रकार को गलत ठहराते तो कला और राज्य के संरक्षकों की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती। तभी बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस बात में कोई संदेह नहीं
कि किसान का श्रम जीवन का आधार है, लेकिन चित्रकार की कला उस जीवन को जीने लायक बनाती है। असली इज्जत, हुजूर, किसी एक चीज में नहीं होती। उन्होंने रुककर सबकी तरफ देखा और आगे कहा, कला और भोजन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक भूखा आदमी कभी दीवार पर बनी सुंदर पेंटिंग की तारीफ नहीं कर सकता, और एक संतुष्ट आत्मा को केवल मिट्टी के बर्तनों से ही शांति नहीं मिलती। चित्रकार की इज्जत तब बचती है जब उसके बनाए गए रंगों का आधार किसान के खेत से निकला अन्न हो। बीरबल के इस संतुलन ने अकबर की उलझन तुरंत दूर कर दी। बादशाह अकबर का चेहरा खुशी से दमक उठा। उनके माथे की शिकने तुरंत गायब हो गई। उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली और प्रेम से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने इस उलझन को ऐसी कुशलता से सुलझाया कि किसी की भी इज्जत पर आंच नहीं आई। तुमने न केवल दोनों व्यवसायों के महत्व को सिद्ध किया, बल्कि ये भी बताया कि उनका सम्मान एक दूसरे पर निर्भर करता है। पूरे दरबार में सन्नाटा टूट गया और प्रशंसा की धीमी फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने तुरंत घोषणा की, बीरबल ने सत्य कहा है। आज से यह सिद्ध होता है कि अन्नदाता किसान और कला रचयिता चित्रकार दोनों ही हमारी सल्तनत के अनिवार्य स्तंभ हैं, और दोनों की इज्जत एक समान है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी असाधारण बुद्धि से दरबार में फूट पड़ने से पहले ही विवाद को शांत कर दिया और दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बचा ली। उनका सम्मान दरबार में और बढ़ गया। किसान और चित्रकार दोनों ने ही झुककर बादशाह अकबर और बीरबल का हृदय से आभार व्यक्त किया। दरबारियों ने देखा कि बीरबल की सूझबूझ केवल बुद्धि का चमत्कार नहीं थी, बल्कि उसमें प्रजा के प्रति सच्चा सम्मान निहित था। उस दिन के बाद से सल्तनत में कारीगरों और खेतिहरों के बीच का आपसी सम्मान और गहरा हो गया। हालांकि बीरबल की इस निरंतर बढ़ती हुई ख्याति से कुछ ईर्ष्यालु दरबारी असहज महसूस करने लगे थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की चतुराई केवल शब्दों का खेल है, जिसमें वास्तविक ज्ञान की कमी है। उन्हें अवसर की तलाश थी जब वे बीरबल को गलत साबित कर सकें और दरबार में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकें। एक वजीर, जो बीरबल से विशेष रूप से द्वेष रखता था, ने अकबर को सुझाव दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक अंतिम कसौटी पर परखा जाए। हुजूर, वजीर ने कहा, हम बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब इतिहास या तर्क में न हो, बल्कि केवल सत्य में छुपा हो। अगर वो इस परीक्षा में विफल हुए तो उनकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से चुनौती स्वीकार कर ली। अब दाव पर केवल बीरबल की नहीं, बल्कि स्वयं बादशाह के प्रिय सलाहकार की इज्जत थी। अगले दिन भरे दरबार में सन्नाटा था। चुनौती देने वाला वजीर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। उसने अकबर की ओर देखा और बादशाह की अनुमति मिलते ही वो बीरबल की ओर मुड़ा। बीरबल, वजीर ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, आपकी बुद्धि की अंतिम कसौटी यही है। इस क्षण, ठीक इसी पल, जब आप ये प्रश्न सुन रहे हैं, तो बादशाह सलामत के मन में क्या चल रहा है, आपको बिना किसी अनुमान या तर्क के शुद्ध सत्य बताना होगा। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। ये असंभव था। बीरबल ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस गहन विचारशीलता थी। हुजूर, ये सत्य जरूर है, पर यह किसी बाजार की वस्तु नहीं जिसे तुरंत खरीदा जा सके, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। सत्य को जानने के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। मैं तीसरे दिन आऊंगा और वो जवाब दूंगा, जिसके बाद किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। अकबर ने तुरंत उन्हें 2 दिन की मोहलत दे दी। अब बीरबल के पास केवल 2 दिन थे अपनी इज्जत बचाने के लिए। बीरबल दरबार से निकल गए, लेकिन वो अपने घर नहीं गए। पहले दिन उन्होंने साधु का वेश धारण किया और शहर के मुख्य बाजार पहुंचे। उन्होंने वहां 2 मिट्टी के बड़े घड़े खरीदे, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। पहला घड़ा लेते ही उन्होंने जोर से घोषणा की कि यह घड़ा लाखों की कीमत रखता है, क्योंकि इसमें
अमूल्य सत्य छुपा है। इस घड़े को उन्होंने कड़ी सुरक्षा में महल के गुप्त तहखाने में रखवा दिया। दूसरा घड़ा उन्होंने कौड़ियों के दाम में लिया और उसे खुले मैदान में छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये घड़ा बिल्कुल बेकार है। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। हर कोई उस अमूल्य सत्य वाले घड़े के बारे में जानने को उत्सुक था। लोगों ने महंगे घड़े को दूर से देखा, उसकी कीमत पर चर्चा की, पर पास जाने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने चुपचाप 2 दिन तक बस यही तमाशा देखा। उन्हें पता था कि सत्य को साबित करने का एकमात्र तरीका उसे इंसानी लालच और मूल्य की कसौटी पर परखना है। तीसरा दिन आ पहुंचा और बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उस तथाकथित अमूल्य सत्य वाले घड़े की परीक्षा पूरी हो चुकी है। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या वो घड़ा वाकई इतना कीमती था? बीरबल मुस्कुराए, कीमती? जी नहीं, वो घड़ा पूरी तरह से खोखला और बेकार था। लेकिन उसकी कहानी ने सिद्ध कर दिया कि इंसान अमूल्य सत्य से नहीं, बल्कि उसकी कीमत के डर से भागता है। 2 दिन से वो खुले मैदान में पड़ा है, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। लोगों ने सोचा कि ये या तो इतना महंगा है कि इसे छूना पाप है, या इतना बेकार है कि इसे उठाना बेवकूफी। उन्होंने आगे कहा, सत्य ये है कि अगर उसमें सच में कोई अमूल्य चीज होती तो लालची लोग उसे पहले ही चुरा चुके होते। सत्य को साबित करने का एकमात्र तरीका उसे मुफ्त छोड़ देना था। जिसने भी आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की, उसकी इज्जत अब स्वयं ही मिट्टी में मिल चुकी है, क्योंकि वो घड़ा अब केवल एक मजाक है। आपकी इज्जत सुरक्षित है। जहांपनाह अकबर ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर छाई चिंता अब प्रशंसा में बदल चुकी थी। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे तर्क के सामने बड़ी से बड़ी चाल भी धूल चाट जाती है। मैंने घड़े को छूकर स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह करने की गलती लगभग कर ही दी थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को उस घृणित मजाक का शिकार होने से बचा लिया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, उस मूर्ख व्यक्ति को ढूंढो जिसने ये बेतुकी योजना बनाई थी। वो शायद अभी भी घड़े के उठने का इंतजार कर रहा होगा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, सजा की जरूरत नहीं जहांपनाह, अब वो व्यक्ति स्वयं ही शहर की हंसी का पात्र बन चुका है। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य मोहरों से पुरस्कृत किया और दरबार में घोषणा की कि बुद्धिमत्ता का सम्मान हमेशा धन और दिखावे से अधिक होता है। उस दिन पूरे राज्य ने समझा कि बीरबल ने न केवल बादशाह की, बल्कि स्वयं सत्य की इज्जत बचाई थी। राज्य में शांति छा गई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैलने से कई ईर्ष्यालु दरबारी उनसे द्वेष रखने लगे। इनमें से एक था मीर जफर, जो स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। मीर जफर ने सोचा कि वो बीरबल को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाकर बादशाह की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाएगा। उसने एक दिन दरबार में एक ऐसी पहेली पेश की जिसका उत्तर देना असंभव प्रतीत होता था। जहांपनाह, मीर जफर ने कहा, यदि बीरबल इतने ही महान है तो वे बताएं कि स्वर्ग और नर्क के बीच की सही दूरी क्या है। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये प्रश्न केवल बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि आस्था और कल्पना की कसौटी था। बादशाह अकबर का माथा ठनका। वे समझ गए कि मीर जफर उन्हें और उनके सबसे प्रिय दरबारी को मुश्किल में डालना चाहता है, ताकि उनकी इज्जत दांव पर लग जाए। बीरबल ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार किया और सबकी ओर देखकर एक गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर देने को तैयार हुए। बीरबल ने अपनी गंभीर मुस्कान को बनाए रखा और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग और नर्क की दूरी कोई खगोलीय माप नहीं है। ये दूरी केवल एक सांस जितनी है। पूरा दरबार फुसफुसाहटों से भर गया। मीर जफर ने तुरंत आपत्ति उठाई, ये कैसा बेतुका उत्तर है? बीरबल ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए स्पष्ट किया, मीर जफर, जब कोई मनुष्य सत्य और धर्म का पालन करते हुए अंतिम सांस लेता है
तो वो सीधे स्वर्ग पहुंचता है, लेकिन यदि उसकी अंतिम सांस धोखे, पाप और क्रूरता से भरी हो तो वो एक ही पल में नर्क के द्वार पर खड़ा हो जाता है। ये भौतिक दूरी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और नियत का अंतर है, जो केवल एक सांस जितनी निकट या दूर होती है। ये उत्तर इतना सटीक और ज्ञानपूर्ण था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की आंखें गर्व से चमक उठीं, जबकि मीर जफर का सिर शर्म से झुक गया। उनकी इज्जत बचाने की सारी चाल विफल हो चुकी थी। बादशाह अकबर अपनी सीट से उठे और बीरबल की ओर देखते हुए सम्मान से मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और धर्म का साथ देने वाले को कोई छल पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और तुरंत बीरबल को भेंट की। उनकी नजरें फिर मीर जफर पर टिकी, जो अपमान और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ा था। मीर जफर, बादशाह की आवाज में अब राजसी गंभीरता थी। तुम्हारी मंशा स्पष्ट हो चुकी है। तुमने ईर्ष्यावश बीरबल को फंसाने का प्रयास किया, जिससे दरबार की गरिमा भंग हुई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मीर जफर को अगले 1 महीने तक दरबार में आने की अनुमति न होगी और उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। बीरबल ने केवल अपनी नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और न्याय की इज्जत बचाई थी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर सिंहासन से उठे और उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम अनमोल हो। धन और बल तो कोई भी जीत सकता है, किंतु तुमने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से केवल अपना सम्मान ही नहीं, बल्कि सत्य और निष्ठा का मान भी ऊंचा किया है। ये जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि न्याय की है। बीरबल ने शालीनता से झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। जहां पनाह, मेरी जीत केवल आपकी न्यायप्रियता का प्रतिबिंब है। एक सच्चा सेवक अपने स्वामी के यश की रक्षा ही अपना धर्म मानता है। मीर जफर ने जो किया वो ईर्ष्या का क्षणिक आवेग था। मुझे विश्वास है कि दंड और आत्मचिंतन उन्हें सही मार्ग पर ले आएगा। बीरबल की इस उदारता को देखकर अकबर और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत शाही खजाने से बीरबल को बहुमूल्य उपहार और जागीर भेंट करने का आदेश दिया। उस दिन दरबार ने समझा कि सच्चा वैभव सोने चांदी में नहीं, बल्कि चरित्र और विवेक में निहित होता है। ये घटना बरसों तक न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की मिसाल बनी रही। इस घटना के बाद पूरे दरबार में बीरबल का कद और भी ऊंचा हो गया। सम्राट अकबर, जो पहले से ही बीरबल के प्रशंसक थे, अब उन्हें केवल एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के संरक्षक के रूप में भी देखने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल अपनी इज्जत बचाई थी, बल्कि अपने शत्रु मीर जफर को भी विनाशकारी ईर्ष्या के दलदल से बाहर निकाला था। बीरबल की इस महानता के सामने मीर जफर का अहंकार टूट गया। उसने दंड मिलने से पहले ही दरबार में आकर सबके सामने बीरबल के चरणों में झुककर क्षमा याचना की। बीरबल ने सहज मुस्कान के साथ उसे उठा लिया, ये दिखाते हुए कि बदले की भावना उनके चरित्र का हिस्सा नहीं थी। दरबारियों ने यह सबक सीखा कि सच्ची प्रतिष्ठा तलवार या सोने से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, क्षमा और उदारता से जीती जाती है। अब बीरबल की प्रतिष्ठा एक ऐसे अभेद्य किले की तरह बन गई थी, जिसे कोई भी षड्यंत्र या ईर्ष्या हानि नहीं पहुंचा सकती थी। बादशाह अकबर ये सब देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। अकबर ने भरे दरबार में घोषणा की कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अपने विशाल हृदय और असाधारण नैतिक बल से अपनी प्रतिष्ठा को अमर बना दिया है। मीर जफर का प्रयास तुम्हें झुकाना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने उसे ही धूल चटा दी। अकबर ने कहा, तुम्हारी ये क्षमा बीरबल किसी भी राजसी उपाधि या सम्मान से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस घटना ने दरबारियों के मन से ईर्ष्या का विष हमेशा के लिए निकाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल को हराने का एकमात्र तरीका खुद
उनसे बेहतर इंसान बनना था, जो लगभग असंभव था। बीरबल की प्रतिष्ठा अब केवल एक पदवी नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए नैतिकता का एक चमकता उदाहरण बन गई थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची इज्जत बचाने का सबसे अचूक तरीका प्रतिशोध की आग में जलने के बजाय प्रेम और उदारता का जल छिड़कना होता है। यह सबक सदियों तक याद रखा गया। बादशाह अकबर, जो पहले से ही बीरबल पर असीम विश्वास रखते थे, इस घटना के बाद उन्हें सिर्फ अपना सलाहकार नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा का संरक्षक मानने लगे। यह स्पष्ट हो चुका था कि बीरबल की हर सलाह में केवल राजकीय चतुराई नहीं, बल्कि गहरी मानवता की समझ भी समाहित थी। उनके उत्तर हमेशा प्रतिशोध से भरे माहौल को भी शांत कर देते थे, जिससे मुगल दरबार में एक नई सहिष्णुता और समझ का माहौल बना। यह सिद्ध हो गया कि सम्मान को बचाना उसे हासिल करने से कहीं अधिक कठिन कार्य है, और बीरबल ने इस कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी उदारता भरी विजय ने अकबर के शासन को और अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बना दिया। इसी कारण इतिहास बीरबल को केवल एक चतुर दरबारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी के रूप में याद करता है, जिसने सिखाया कि सच्ची इज्जत तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और सद्व्यवहार से जीती जाती है। उनका नाम सदियों तक बुद्धि और नैतिकता का पर्याय बना रहा। ये तो केवल एक उदाहरण था। बीरबल के जीवन में ऐसे कई मोड़ आए जहां उनकी बुद्धिमत्ता और इज्जत को चुनौती दी गई। दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो बीरबल की बढ़ती ख्याति से ईर्ष्या करते थे। वे लगातार मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा सके। विशेष रूप से दरबारी मंत्री टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा यद्यपि अकबर के प्रति वफादार थे, लेकिन बीरबल की सरल जीवन शैली और उनकी त्वरित समाधान देने की क्षमता से अक्सर असहमत रहते थे। ये ईर्ष्या तब और अधिक बढ़ जाती जब बादशाह अकबर उन्हें बुद्धि का रत्न कहकर पुकारते। एक बार जब बीरबल लंबी विदेश यात्रा से लौटे तो सम्राट ने उन्हें अतुलनीय सम्मान दिया। यह सम्मान उन ईर्ष्यालु दरबारियों को और भी खटका। उन्होंने षड्यंत्र रचकर एक ऐसा प्रश्न पूछने का निश्चय किया जिसका उत्तर देना किसी के लिए भी असंभव हो। उनका उद्देश्य था कि बीरबल भरी सभा में अपनी इज्जत खो दें और सिद्ध करें कि बुद्धि केवल शब्दों का खेल है, वास्तविकता का नहीं। अगले ही दिन शाही दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सभी दरबारियों के चेहरे की उत्सुकता तोड़ रही थी। षड्यंत्रकारी दल के मुख्य दरबारी ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, हम बीरबल की बुद्धि का लोहा मानते हैं, परंतु एक छोटी सी जिज्ञासा है। क्या बीरबल बता सकते हैं कि इस विशाल आगरा शहर में कुल कितने कुएं निवास करते हैं? यह सुनकर सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बादशाह अकबर भी कुछ चिंतित दिखे, क्योंकि यह प्रश्न वाकई हास्यास्पद रूप से असंभव था। सभी की निगाहें अब बीरबल पर टिकी थी। ईर्ष्यालु दरबारी अपनी जीत का जश्न अंदर ही अंदर मना रहे थे। बीरबल ने शांत और गंभीर मुद्रा में उनकी ओर देखा और बिना विचलित हुए कहा, महाराज, ये प्रश्न सरल नहीं है, किंतु असंभव भी नहीं, चूंकि ये आंकड़ा पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। अतः मुझे सही गणना के लिए केवल 24 घंटे का समय चाहिए। कल इसी सभा में मैं आपको कुओं की सटीक संख्या प्रस्तुत करूंगा। अगली सुबह तक राज्य में ये अफवाह फैल चुकी थी कि बीरबल को असंभव चुनौती दी गई है। ईर्ष्यालु दरबारी पूरी रात खुशी से करवटें बदलते रहे, ये सोचकर कि अब बीरबल की बुद्धि का अंत निश्चित है। नियत समय पर सभा कक्ष फिर से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें प्रवेश द्वार पर टिकी थी। जब बीरबल ने शांत चित्त से प्रवेश किया तो हवा में तनाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। सभी दरबारी, जो अब तक अपनी जीत की योजना बना रहे थे, अविश्वसनीयता की मुद्रा में बैठ गए। बीरबल ने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। 24 घंटों में मैंने पूरी नगरी में
कवों की सटीक गणना पूरी कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा, क्या सचमुच? तो बताओ बीरबल, वो सटीक संख्या क्या है? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, पूरी सल्तनत में केवों की कुल संख्या 21,574 21,574 है। अकबर एक क्षण के लिए मौन रहे। उनके चेहरे पर विस्मय और हल्की प्रशंसा का भाव स्पष्ट था। वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि बादशाह आगे कुछ कहते, एक ईर्ष्यालु दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाने का सपना देख रहा था, क्रोध में खड़ा हो गया। क्षमा करे महाराज, ये गणना सरासर झूठ है। इतनी सटीक संख्या बताना असंभव है। यदि हम दोबारा गणना करवाएं और संख्या भिन्न निकली तो बीरबल की बात का क्या होगा? बीरबल ने शांत भाव से उस दरबारी की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हमेशा रहता था। जांच अवश्य हो सकती है हुजूर, उन्होंने कहा, परंतु यदि गिनती में कवों की संख्या मेरे बताए आंकड़े से कम निकले तो इसका सीधा अर्थ है कि कुछ कवे अपने रिश्तेदारों से मिलने पड़ोस की रियासतों में गए हुए हैं, और यदि गिनती अधिक निकले तो इसका मतलब है कि उनके कुछ रिश्तेदार हमारे मेहमान बनने यहां पधारे हैं। संख्या हर हाल में सही है। बादशाह अकबर एक पल के लिए मौन रहे। उन्होंने कुछ क्षण बीरबल के शांत चेहरे और दरबारी के उत्सुक चेहरे की ओर देखा। अकबर की आंखों में शरारतपूर्ण मुस्कान तैर गई। वे जानते थे कि बीरबल ने संख्या को तर्क से बांध दिया है। वो अब जांच का विषय नहीं, बल्कि दर्शन का विषय बन गया है। अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। वाह बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। तुम कैसी भी समस्या को ऐसे सुलझा देते हो कि वो समस्या रहती ही नहीं। उन्होंने दरबारी की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, बीरबल का जवाब हमें स्वीकार है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से झुककर बादशाह को धन्यवाद दिया। इस प्रकार बीरबल ने बिना किसी कठोर प्रमाण के, केवल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर उस ईर्ष्यालु दरबारी की चाल को न सिर्फ विफल कर दिया, बल्कि अपनी इज्जत और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को भी बरकरार रखा। दरबारी को अपनी हार माननी पड़ी और केवों की संख्या का रहस्य ही बना रहा। अकबर बादशाह ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर बीरबल के लिए गहरा स्नेह और गर्व झलक रहा था। उन्होंने भरी सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता न केवल कठिन गुत्थियों को सुलझाती है, बल्कि दरबार की मर्यादा को भी बनाए रखती है। इस प्रकार के व्यर्थ के प्रश्न उठाकर किसी योग्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास अब से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उस ईर्ष्यालु दरबारी की ओर देखा, जिसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। तुम्हें अपनी ओछी ईर्ष्या की कीमत चुकानी पड़ी है। अब जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। बीरबल ने पुनः सिर झुकाकर बादशाह का धन्यवाद किया। दरबार में उपस्थित सभी लोग समझ चुके थे कि तीक्ष्ण बुद्धि और विनम्रता का मेल शत्रु की सबसे बड़ी चाल को भी आसानी से परास्त कर सकता है। उस दिन ये सिद्ध हो गया कि बीरबल की जुबान कई बार सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता से बीरबल की ओर हाथ बढ़ाया। बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता न केवल तुम्हारी, बल्कि हमारी भी प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। उस धूर्त दरबारी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने अनजाने में तुम्हारी योग्यता को और ऊंचा कर दिया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी न्यायप्रियता का प्रताप है। सेवक की इज्जत तो बादशाह के छत्र छाया में ही सुरक्षित रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, अब हम इस अप्रिय घटना को भूलते हैं। बीरबल, बताओ, अगर किसी की ढाल टूट जाए तो उसकी रक्षा कौन करता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, उसकी सच्ची नीयत और उसकी जुबान का सत्य। ये सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा और ईर्ष्यालु दरबारी का कड़वा स्वाद भी हवा में घुल गया। बादशाह को संतोष था
कि एक बार फिर बीरबल की सूझबूझ ने केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा ही नहीं बल्कि न्याय के महत्व को भी स्थापित किया था। अकबर ने अपने सिंहासन पर थोड़ा झुकते हुए बीरबल की ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली। वाह बीरबल, तुमने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और विवेक ही व्यक्ति के आभूषण हैं, भौतिक ढाले नहीं। उन्होंने कुछ क्षण चुप्पी साधी और फिर कठोर स्वर में उस ईर्ष्यालु दरबारी को संबोधित किया जिसने ये विवाद शुरू किया था। आज के बाद कोई भी सेवक या अधिकारी किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर अनावश्यक कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जो दूसरे की इज्जत गिराता है वो पहले अपनी ही गरिमा खो बैठता है। शर्मिंदा दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत घुटने टेक दिए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की। बीरबल ने सहजता से मुस्कुराया। उनके लिए ये विजय किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं थी। ये उनके ज्ञान और ईमानदारी की जीत थी, जिसने बादशाह की सभा की मर्यादा को बरकरार रखा। बादशाह अकबर ने एक लंबी और संतुष्टि भरी सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में गहरा स्नेह और सम्मान था। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार के आधार स्तंभ हो। जहां तलवारें और कानून मौन हो जाते हैं, वहां तुम्हारी बुद्धि न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। तुमने आज न केवल एक निर्दोष की इज्जत बचाई, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि हमारे दरबार की निष्पक्षता पर कोई दाग न लगे। बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये सब आपकी न्यायप्रियता का प्रताप है। मेरी विनती केवल इतनी है कि ज्ञान और सम्मान को हमेशा पद से ऊपर रखा जाए, क्योंकि जब तक सभा में सत्य और विवेक जीवित है, तब तक कोई भी अपमान दरबार की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। शर्मिंदा दरबारी को कठोर चेतावनी देकर सभा स्थगित कर दी गई। बीरबल का यह समाधान दरबारियों के लिए एक कड़ा सबक था, जिसने उन्हें भविष्य में वाणी पर संयम रखने को मजबूर कर दिया। इस घटना के पश्चात जहांपनाह अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलवाया। उनकी आंखों में गहरी संतुष्टि और गौरव का भाव था। अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, बीरबल, तुम सत्य कहते हो। पद अस्थिर होता है, परंतु ज्ञान और निष्पक्षता ही वो नींव है जिन पर राज्य का सम्मान टिका रहता है। आज तुमने मेरी और मेरे न्याय की इज्जत बचा ली, क्योंकि यदि तुम उस अभिमानी दरबारी के अहंकार को शांत न करते, तो भविष्य में कोई भी ज्ञानी व्यक्ति दरबार में आने से हिचकिचाता। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। दरबार की यह घटना न केवल सभी के लिए एक कड़ा सबक बनी, बल्कि इसने बीरबल की प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत कर दिया। दरबारी अब जानते थे कि बीरबल की बुद्धि की धार पद की तलवार से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी है। वे समझ गए थे कि इज्जत बचानी है तो वाणी में केवल विनम्रता ही नहीं, बल्कि सत्य का सार भी होना अनिवार्य है। इस समझदारी ने अकबर और बीरबल के बीच के अटूट विश्वास को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इस घटना के पश्चात अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया और प्रेम से कहा, तुमने केवल मेरी नहीं, बल्कि इस पूरे साम्राज्य की लाज बचाई है। तुम्हारी समझदारी ये सुनिश्चित करती है कि न्याय हमेशा अहंकार पर भारी पड़े। बीरबल ने विनम्रता से ये सम्मान स्वीकार किया, पर वे जानते थे कि इज्जत का ये खेल कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन दिल्ली दरबार की ये नई शांति अल्पकालिक थी। कुछ ही दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य से एक दूत पहुंचा, जिसके हाथ में एक शाही पत्र था। पत्र में न तो युद्ध की धमकी थी, न ही संधि का प्रस्ताव। इसके बजाय ये एक ऐसी विचित्र बौद्धिक चुनौती थी जिसने सीधे बादशाह की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। दूत ने भरे दरबार में घोषणा की कि उनके राजा ने एक ऐसी पहेली भेजी है जिसका समाधान यदि 7 दिनों में न हुआ तो पूरे मुगल साम्राज्य को अज्ञानी मान लिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें फिर उसी एक व्यक्ति पर टिक गई, जिस पर इस बार भी पूरी सल्तनत की इज्जत बचाने का भार आ पड़ा था। बादशाह अकबर का चेहरा चिंता और क्रोध के मिश्रण से लाल हो गया।
उन्होंने तुरंत दूत से वो चुनौती सौंपने को कहा। दूत ने एक मखमली थैली से एक छोटी सी जटिल रूप से गढ़ी गई लकड़ी की डिबिया निकाली। हमारे राजा का प्रश्न है, दूत ने गंभीर स्वर में कहा। इस डिबिया के भीतर क्या है? क्या ये सत्य है या झूठ? यदि उत्तर देने वाला व्यक्ति गलत साबित हुआ तो सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बीरबल ने सहजता से कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था, जो तूफान से पहले की शांति जैसा था। उन्होंने झुककर उस रहस्यमय डिबिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप निश्चिंत रहें। इस समस्या का समाधान 7 दिनों में नहीं बल्कि 7 घंटों के भीतर हो जाएगा। मुझे इस दूत और इस पहेली पर करीब से नजर रखने की अनुमति चाहिए, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा रहस्य उस वस्तु में नहीं बल्कि उसे पेश करने वाले के व्यवहार में छिपा होता है। अकबर ने राहत की सांस ली और तुरंत बीरबल की मांग मान ली। बीरबल ने तत्काल उस विदेशी दूत को अपनी निगरानी में लिया और उसे शाही अतिथि गृह में अति सम्मान के साथ ठहराया। हालांकि महल के सबसे तेज नजर वाले जासूसों को उन्होंने गुप्त रूप से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। बीरबल जानते थे कि जहांपनाह के सम्मान की रक्षा का रहस्य उस दूत की जुबान या डिबिया में नहीं बल्कि उसके अवचेतन मन में छिपा है। बीरबल ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक पुराना विश्वसनीय सेवक चुना और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने रहस्यमय डिबिया उस सेवक के हाथ में दी और उसे निर्देश दिया कि वो जानबूझकर दूत के कमरे के बाहर लड़खड़ाने का नाटक करे, मानो डिबिया उसके हाथ से फिसलने ही वाली हो। जैसे ही सेवक ने लड़खड़ाहट दिखाई, अब तक शांत बैठा दूत अचानक भयभीत होकर उछल पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने चीख कर कहा, रुको, उसे मत गिराना। उसके अंदर की वस्तु अमूल्य है। पर्दे के पीछे छिपे बीरबल ने तुरंत इस प्रतिक्रिया को नोट किया। दूत केवल एक संदेशवाहक नहीं था, वो डिबिया के रहस्य और उसकी कीमत से भली भांति परिचित था। अब समय आ गया था कि इस जानकारी का उपयोग किया जाए। बीरबल पर्दे से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर वो विशिष्ट मुस्कान थी जो ये दर्शाती थी कि शतरंज की अगली चाल उनके दिमाग में पहले से तय है। उन्होंने दूत को सीधे देखा, जो पकड़े जाने के भाव से स्तब्ध था। दूत जी, बीरबल ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, यह कैसी सेवा है? एक साधारण संदेशवाहक को डिबिया के गिरने मात्र से इतना डर क्यों लगेगा? और आपको ये कैसे पता कि उसके अंदर की वस्तु अमूल्य है, जबकि आपने स्वयं कहा था कि आपको उसकी सामग्री की कोई जानकारी नहीं है? दूत का आत्मविश्वास तार तार हो गया। उसका मुख पीला पड़ गया और वो अपनी सफाई देने के लिए हकलाने लगा। बीरबल ने उसे बोलने नहीं दिया। सत्य यह है कि आप मात्र दूत नहीं हैं, आप स्वयं उस महाराज के विश्वास पात्र मंत्री हैं, जिन्हें यह भ्रम था कि वे अपने भेष से हमें मूर्ख बना सकते हैं। ये डिबिया केवल वस्तु नहीं बल्कि बादशाह अकबर के लिए एक गूढ़ चुनौती है। अब बताइए, आपकी असलियत पकड़ी जा चुकी है, आप हमें क्या रहस्य देने आए हैं? मंत्री का मुख लज्जा और पराजय के भाव से भर गया। उसके अहंकार की जगह अब बीरबल के प्रति विवश सम्मान ने ले ली थी। उसने धीरे से अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी। माफ कीजिए बीरबल जी, आपने सही पहचाना। मैं महाराज कृष्णदेव का मुख्य सलाहकार हूं और ये डिबिया नहीं बल्कि हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। महाराज ने इसे इसलिए अमूल्य बताया, मंत्री ने अपनी धीमी आवाज में स्वीकार किया, क्योंकि इसके अंदर की वस्तु की कीमत सोने चांदी से नहीं बल्कि ज्ञान से लगाई जानी है। यह आपके दरबार की बुद्धिमत्ता को परखने की एक गूढ़ परीक्षा थी। बीरबल ने शांत मुद्रा में उसे डिबिया खोलने का आदेश दिया। मंत्री ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर 3 समान दिखने वाली चीजें थी, एक छोटा हीरा, एक मोती और एक मिट्टी का ढेला। मंत्री ने चुनौती स्पष्ट की, इनमें से सबसे अधिक कीमती क्या है और क्यों?
महाराज देखना चाहते थे कि अकबर के दरबार में वस्तुओं की पहचान उनकी चमक से होती है या उनके वास्तविक मूल्य से। दरबार में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी की आंखें बेशकीमती हीरे और चमकते मोती पर टिकी थी। मिट्टी के ढेले को देख सब हैरान थे कि भला ये कैसे किसी मूल्य की हो सकती है। मंत्री ने गर्व से बीरबल की ओर देखा, मानो ये हार निश्चित थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने हीरे और मोती को नजरअंदाज करते हुए धीरे से मिट्टी का ढेला उठा लिया। मंत्री जी, ये परीक्षा केवल बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि जीवन के आधार को समझने की भी है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। हीरा केवल आंखों को चकाचौंध करता है और मोती सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है, लेकिन ये मिट्टी का ढेला, यही जीवन का आधार है। ये हमें अन्न देता है जिससे हमारा जीवन चलता है। ये हमें घर देता है। यदि ये मिट्टी न हो तो न कोई राजा होगा, न कोई महल, और न ही इन बहुमूल्य रत्नों का कोई उपयोग। सबसे बड़ा धन जीवन ही है और मिट्टी ही जीवन को संभव बनाती है। बीरबल के तर्कों से सारा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री का घमंड पल भर में उतर गया। बादशाह अकबर की आंखें गर्व और गहरी प्रशंसा से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेह से गले लगा लिया। वाह बीरबल, तुमने न केवल मेरी बल्कि पूरे दरबार की इज्जत बचाई है, अकबर ने गदगद स्वर में कहा। तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा रत्न है। इस मंत्री ने अहंकारवश तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने उसे जीवन का वास्तविक मूल्य समझा दिया। लज्जित और पराजित मंत्री को अपनी ओछी हरकत पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वो शर्मिंदगी से झुका और बीरबल तथा बादशाह से विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना की। बीरबल ने शांत भाव से उसे क्षमा कर दिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक बार फिर बीरबल की चतुराई और गहरी समझ ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने हीरे मोती और सत्ता का मद सब फीके पड़ जाते हैं। अकबर ने तुरंत मिट्टी के उस ढेले को राजकीय सबसे मूल्यवान उपहार घोषित किया। बादशाह अकबर अपनी सीट से उठे और बीरबल को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने केवल मेरे सामने उठे इस प्रश्न का हल नहीं निकाला, बल्कि तुमने उस लज्जित मंत्री की इज्जत भी बचा ली। यदि वो पूर्णतः अपमानित होकर जाता तो शायद उसका जीवन निराशा में डूब जाता। अकबर ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबक सिखाता है, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाता। तुमने अपनी गरिमा बनाए रखी और साथ ही ईर्ष्या करने वाले को पश्चाताप का अवसर दिया। इस घटना ने पूरे दरबार को एक नया दृष्टिकोण दिया। मंत्री ने न केवल बीरबल के चरणों में सिर झुकाया, बल्कि उसने कसम खाई कि वो कभी भी किसी की योग्यता को परखने की ऐसी ओछी कोशिश नहीं करेगा। बीरबल की दूरदर्शिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सम्मान पाना आसान है, लेकिन दूसरों का सम्मान बनाए रखना ही सच्ची महानता है। अकबर ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट की, लेकिन बीरबल ने उसे विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, महाराज, मिट्टी के ढेले से अधिक मूल्यवान उपहार और कोई नहीं। अकबर इस असाधारण उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखें भर आई। मोतियों की माला हाथ में लिए उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। जहां अन्य लोग सोने चांदी के पीछे भागते हैं, वहां तुम मिट्टी के मोल को समझते हो। यह घटना मेरे शासनकाल के सबसे बड़े सबक के रूप में दर्ज की जाएगी। बीरबल केवल मुस्कुराए। उनका मानना था कि सच्चा सम्मान वो नहीं जो बलपूर्वक छीना जाए, बल्कि वह जो स्वतः ही अर्जित हो। इस घटना के बाद पूरे दरबार में एक नया वातावरण स्थापित हो गया। मंत्रीगण अब बीरबल से ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि उन्हें पथ प्रदर्शक मानते थे। अकबर ने उस मंत्री को वापस उसके पद पर बहाल कर दिया जिसने पश्चाताप किया था, ये दर्शाते हुए कि बीरबल की सीख केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजकाज का आधार बन गई थी। बीरबल ने न केवल एक व्यक्ति की इज्जत बचाई थी,
बल्कि बादशाह के न्याय की गरिमा भी स्थापित कर दी थी। अकबर स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आकर उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। बादशाह की आंखें गर्व और कृतज्ञता से चमक रही थी। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, बीरबल, तुमने आज केवल एक मंत्री का मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि मेरी न्याय व्यवस्था को मानवीयता का आधार दिया। यह प्रमाणित हुआ कि दंड देने से बड़ी कला हृदय परिवर्तन करके किसी को सम्मान वापस दिलाना है। इस घटना के उपरांत अकबर ने बीरबल को न्यायदीपक की उपाधि से विभूषित किया। दरबारियों को यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल की जीत उनकी बुद्धिमत्ता की जीत थी, न कि किसी राजनीतिक दांवपेंच की। मुगल साम्राज्य में अब यह बात स्थापित हो गई थी कि सच्ची शक्ति पद में नहीं, बल्कि विवेक और करुणा में निवास करती है। बीरबल की इस सीख ने न केवल उस मंत्री का भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के महत्व को परिभाषित करने का काम किया। बीरबल की इस विजय का प्रभाव केवल दरबार की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। आम जनता में भी उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायपरायणता के किस्से फैलने लगे, जिसने उन्हें एक किंवदंती का रूप दे दिया। बादशाह अकबर का बीरबल पर विश्वास अब और भी अटूट हो गया। वे उन्हें केवल एक बुद्धिमान सलाहकार नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की नैतिक रीढ़ मानने लगे थे, जिसके विवेक पर राज्य का गौरव निर्भर करता था। हालांकि जहां एक ओर बीरबल का सम्मान शिखर छू रहा था, वहीं दूसरी ओर उनसे ईर्ष्या करने वाले दरबारी मन ही मन प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि एक साधारण व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति और न्याय के बल पर उन्हें बार बार परास्त करे। वे ये सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक नया षड्यंत्र रचने लगे, जिसका उद्देश्य केवल बीरबल को पद से हटाना नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत पर सीधा वार करके उन्हें सदा के लिए मुगल दरबार से दूर करना था। ईर्ष्यालु दरबारी मान सिंह के नेतृत्व में शीघ्र ही बादशाह अकबर के समक्ष पहुंचे। उन्होंने बीरबल की बुद्धि पर संदेह प्रकट करते हुए एक ऐसी मांग रखी जो अत्यंत विकट थी। उनका कहना था, जहांपनाह, बीरबल अपनी तर्क शक्ति पर बहुत गर्व करते हैं। यदि वे वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि वो केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी पढ़ सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तब एक दरबारी ने जहर उगला, कल सूर्योदय तक बीरबल को यह बताना होगा कि जब बादशाह सिंहासन पर बैठेंगे, तब उपस्थित सभी लोगों के मन में क्या विचार चल रहे होंगे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। शर्त यह रखी गई कि यदि बीरबल असफल होते हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी दोनों झूठी सिद्ध होंगी और उन्हें मुगल दरबार से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल के लिए यह केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी इज्जत पर सीधा वार था। उन्होंने चुपचाप चुनौती स्वीकार कर ली, जबकि दरबारी अपनी जीत का जश्न मन ही मन मनाने लगे। अब बीरबल के पास अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए केवल एक रात का समय था। अगली सुबह तक अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए बीरबल ने उस रात विश्राम नहीं किया। उन्होंने महल के गुप्त रास्तों और राजनीतिक दापेचों पर गहराई से विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि मनुष्यों के मन की बात जानना असंभव है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति पैदा करके उनके वास्तविक उद्देश्य को उजागर किया जा सकता है। उनकी योजना सीधी थी, लालच का बीज बोना। भोर होते ही बीरबल ने बादशाह अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि उनके दरबार में कितने स्वार्थी लोग हैं। दरबार सज चुका था। नए बादशाह के आगमन से ठीक पहले बीरबल ने गंभीर और ऊंचे स्वर में घोषणा की, जब नए बादशाह सिंहासन ग्रहण करेंगे, तब सिंहासन के ठीक नीचे रखा हुआ अष्टधातु का कलश, जिसमें राज्य का सबसे बड़ा गुप्त खजाना है, उसी व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे पहले शाही जयकार करेगा। ये घोषणा सुनकर दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उनकी असली प्रेरणा, चाहे वो सेवा हो या संपत्ति, अब सार्वजनिक रूप से दांव पर थी। सभी अपनी सांसें रोककर उस क्षण का इंतजार करने लगे।
नए बादशाह का भव्य प्रवेश हुआ। सोने की कसीदाकारी वाले वस्त्रों में वे जैसे ही मंच की ओर बढ़े, दरबारियों के चेहरों पर लालच स्पष्ट झलक रहा था। उनकी आंखें बादशाह पर नहीं, बल्कि सिंहासन के ठीक नीचे रखे हुए अष्टधातु के कलश पर टिकी थी। बादशाह ने जैसे ही पहला कदम ऊपर रखा, एक अजीब सी बेचैनी सभा में फैल गई। तभी शाही जयकार बोलने की बजाय एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित दरबारी, जिसे सबसे अधिक स्वामी भक्ति दिखानी चाहिए थी, तेजी से आगे बढ़ा। वो जयकार करना भूल चुका था। उसकी प्राथमिकता बदल चुकी थी। उसने तुरंत झुककर कलश को दोनों हाथों से उठा लिया। ये मेरा है, मैंने पहले देखा, उसने चिल्लाकर कहा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। शाही शिष्टाचार और बादशाह का स्वागत पूरी तरह से भुला दिया गया था। हर दरबारी उस कलश को हथियाने के लिए तैयार था। इस दृश्य को देखते ही नए बादशाह का चेहरा क्रोध और निराशा से तमतमा उठा। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि बीरबल का संदेह सही था। उनकी इज्जत बचाने की ये चाल अब सार्वजनिक रूप से सफल हो चुकी थी। नए बादशाह ने गहरी सांस ली, अपनी नसों को शांत किया। उनका क्रोध अब धीरे धीरे समझदारी में बदल रहा था। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, यह क्या तमाशा है? किसने तुम सबको शाही शिष्टाचार भूलने की अनुमति दी? उनकी निगाह फिर बीरबल पर टिकी, जो इस अराजकता के केंद्र में भी पूरी तरह शांत और संयमित खड़े थे। बीरबल, क्या यह आपकी कोई नई चाल थी? बीरबल ने सम्मान में झुककर कहा, जहां पनाह, ये चाल नहीं, आपके शासन की भावी सुरक्षा की एक छोटी सी परीक्षा थी। उन्होंने भीड़ की ओर इशारा किया, जो अब भी निराश होकर उस कलश को देख रही थी। सच्ची निष्ठा धन दौलत के सामने डगमगाती नहीं है। यदि ये लोग स्वागत समारोह की शोभा और आपके सम्मान को भुलाकर एक साधारण कलश के लिए लड़ सकते हैं, तो सोचिए, कल ये किसी बड़े प्रलोभन के सामने आपकी सत्ता को कितनी आसानी से बेच सकते थे। नए बादशाह का चेहरा सम्मान और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी लालची दरबारियों को तुरंत सभा से बाहर निकाल दिया जाए। बीरबल ने न केवल उनकी इज्जत बचाई थी, बल्कि नए शासन की शुरुआत में ही वफादारी और लालच का पाठ सार्वजनिक रूप से पढ़ा दिया था। महाराज ने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने आज केवल मेरा सम्मान ही नहीं बचाया, बल्कि मेरे पूरे राज्य की नींव को खोखला होने से भी बचा लिया। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा अनमोल है। बीरबल ने शालीनता से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी संतुष्टि और राज्य की भलाई ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। एक वफादार सेवक के लिए इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं होती। इस घटना के बाद बीरबल का मान सम्मान दरबार में कई गुना बढ़ गया। शेष बचे हुए दरबारी अब उनकी चतुराई और ईमानदारी का लोहा मानते थे। नए बादशाह के लिए यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल जैसा रत्न उनके मुकुट का सबसे चमकदार हिस्सा था, जिसने संकट के समय उनकी सत्ता की लाज रख ली थी। उनका आसन अब और भी मजबूत हो चुका था। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि बुद्धि की तलवार धन की लालसा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। बादशाह और बीरबल का ये अटूट विश्वास का संबंध आने वाले कई वर्षों तक दरबार की नींव बना रहा। यह स्पष्ट था कि जहां ज्ञान और ईमानदारी का प्रकाश फैलता है, वहां ईर्ष्या की काली छाया भी मंडराती है। कुछ दरबारी, जो अपनी पिछली असफलता से सबक नहीं सीख पाए थे, अब बीरबल की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह पर उनके सीधे प्रभाव से कुढ़ते थे। वे बीरबल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहते थे। उनकी ईर्ष्या की आग इतनी तीव्र थी कि उन्होंने गुप्त रूप से षड्यंत्रों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना जहां बीरबल की चतुराई भी काम न आए और बादशाह को स्वयं असहज स्थिति का सामना करना पड़े। वे जानते थे कि बीरबल की महानता को तभी चुनौती दी जा सकती है जब उनकी बुद्धिमत्ता ही दांव पर लग जाए और बादशाह की इज्जत फिर से संकट में पड़ जाए।
उन्हें विश्वास था कि अगली बार वे बीरबल को फंसाने में सफल रहेंगे। एक सप्ताह बाद षड्यंत्रकारियों ने अपना पहला मोहरा चला। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने एक सार्वजनिक दरबार में एक ऐसा जटिल और अपमानजनक प्रश्न प्रस्तुत किया जिसने सबकी सांसें रोक दी। दरबारी समूह में से एक प्रभावशाली व्यक्ति आगे आया और अत्यधिक विनम्रता का मुखौटा पहनकर बोला, जहांपनाह, हम सब आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पर विश्वास रखते हैं, लेकिन आजकल राज्य में कुछ लोग ये फुसफुसाहट कर रहे हैं कि आपका सिंहासन ईमानदारी से कितना वजनदार है। उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी बात पलट दी। हम भौतिक वजन की बात नहीं कर रहे, जहांपनाह। हम जानना चाहते हैं कि आपके इस विशाल साम्राज्य की ईमानदारी का वास्तविक वजन क्या है, उसे किस पैमाने पर तोला जाए। यदि आप इसका वजन निर्धारित नहीं कर पाए तो यह सिद्ध होगा कि आपकी न्यायप्रियता महज एक दिखावा है और आपका शासन केवल कागजों पर है। यह प्रश्न सीधे सीधे बादशाह की प्रतिष्ठा पर हमला था। अकबर का चेहरा क्रोध और विस्मय से तमतमा उठा और सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न इतना बेतुका था कि इसका जवाब देना असंभव लग रहा था। सभी की निगाहें अब बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने शांत और संयमित मुद्रा में धीरे से आगे बढ़कर झुककर बादशाह को सलाम किया। उन्होंने चुनौती देने वाले दरबारी की ओर देखा, जिसकी आंखें अहंकार से चमक रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, आपके साम्राज्य की ईमानदारी का वजन पूछना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर किसी भौतिक पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। हम कपड़े या अनाज का वजन तौल सकते हैं, परंतु न्याय और ईमानदारी का वजन हमेशा अमूर्त ही रहता है। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, ईमानदारी का वजन ठीक उतना ही होता है जितना आपकी प्रजा आपके हर फैसले पर विश्वास करती है। जिस क्षण कोई सबसे गरीब नागरिक भी ये मान लेता है कि उसका बादशाह सही निर्णय लेगा, उसी क्षण आपकी ईमानदारी का वजन अनंत हो जाता है। ये उतना ही है जितना सत्य का वजन, और जहांपनाह, सत्य का मोल लगाने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। दरबारी का चेहरा उतर गया। अकबर ने राहत भरी सांस ली और बीरबल की ओर गर्व से देखा। सभा का सन्नाटा अब तालियों की गड़गड़ाहट में बदल चुका था। बादशाह की इज्जत बच गई थी। समाप्त।